Welcome to GeoHawks Academy, and let's start our chapter fifth, which is water. जिस water में हमने water का distribution पढ़ लिया था और water cycle के बारे में पढ़ लिया था. उसका जो last topic है that is your ocean circulation. So ocean circulation की अगर बात कर रहे हैं, मतलब सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो ओशन है वो स्टेगनेंट नहीं रहता, वो हमेशा क्या रहता है, चलता रहता है. मतलब क्या है कि उसका जो मोशन हमेशा मोशन में रहता है आपका जो ओशन है. तो बेसिकली हम अगर देखें मोशन को, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट इज वेव्स, सेकेंड इज टाइड्स एंड करंट. सो ओशन की अगर बात करें तो ओशन में ये जो तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप्स के जो सर्कुलेशन है वो देखे जा सकते हैं. तो अगर हम वन बाय वन अगर समझने की कोशिश करें तो वेव्स के अगर देखते हैं तो वेव्स इज जस्ट अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस वे में हो रहा है? जैसे कि लाइक आपका जो वेव्स है वो इस तरह से आपकी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है. अब इसका जो रीजन होता है, या कह सकते हैं कि इसका जो मोशन का रीजन है, उसका रीजन होता है आपका जो प्रिवेलिंग विंड्स होती है. इसके ऊपर से जो भी जो विंड होती है वो जब फ्लोट करती है तो क्या करती है, पानी में मोशन क्रिएट कर देती है, और जिससे क्या होता है जो विंड ब्लो करते समय इसको क्या करती है, एक लहर सी दे देती है. दैट इज नोन एज योर वेव. नेक्स्ट इज योर टाइड. तो अगर टाइड की बात करें तो टाइड में जो मूवमेंट है वाटर का, दैट इज फ्रॉम अप टू डाउन. मतलब क्या है कि इसमें पानी जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है. मतलब क्या है कि जो पानी है कभी उसका जो लेवल है वो ऊपर जाता है और कभी उसका जो लेवल है वो नीचे आता है. अब ये जो इसका जो मेन रीजन है, दिस इज द रीजन बिहाइंड द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन किसके बीच का? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन एंड द मून. ओके, जो ग्रेविटेशन है वो सन और मून का जो एक क्या नाम एक साथ जो अर्थ पर पड़ता है, उसकी वजह से टाइड्स बनते हैं. इसके अलावा करंट्स की बात करें, करंट्स में जो मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो हमारा करंट्स का जो फ्लो है, इसमें जो वाटर सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट एंड राइट में होता है. और इसका जो मेन रीजन है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि अगर हम मेन रीजन देखें दैट इज फर्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन योर टेम्परेचर. ओके, डिफरेंस इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर आप देखते हैं कि हमारा इक्वेटर के बेसिस पे डिपेंड करता है कि इक्वेटर है, सॉरी हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं और हमारे जो सन रेज हैं, आपको पता है कि डिफरेंशियल रेट है सन रेज की पहुंचने की. इसके अलावा जो सेकेंड रीजन है दैट इज सैलिनिटी ऑफ वाटर. जो सैलिनिटी ऑफ वाटर है, वेरिएशन है जो सैलिनिटी ऑफ वाटर में, उसकी वजह से भी आपका जो करंट्स है मूव करती हैं. ओके, इसे अब हम डिटेल में थोड़ा सा आगे समझेंगे. फर्स्ट इज योर वेव्स. तो वेव्स में वेव्स की अगर डेफिनेशन देखें तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. ओके, जब वाटर का जो सरफेस लेवल है, या वो कहते हैं वाटर का जो लेवल है, अगर वो राइज और फॉल होता है और अल्टरनेटली, जैसे कि अल्टरनेट का मतलब क्या है कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स. अगर देख रहे हो तो दैट इज द अल्टरनेट. जैसे फर्स्ट आया वेव्स, उसके बाद अगेन ये डीप में गया, फिर दोबारा इसका जो लेवल है वो राइज हुआ, दैट इज नोन एज अल्टरनेट. तो इस तरह से अल्टरनेटिव जो वेव्स ऊपर राइज एंड फॉल होते हैं, उसकी वजह उसको कहते हैं वेव्स, आपके कहते हैं. अब अगर वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं. देखिए, फर्स्ट जो वेव का पहले आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट सबसे ऊंचा गया है, या कहते हैं उसका हाईएस्ट पॉइंट जो वेव होता है उसको बोला जाता है वेव क्रस्ट, या फिर कह सकते हैं पीक ऑफ द वेव. ओके, ये आपका एक तरह से क्या हो गया, ये आपका पीक हो गया वेव का, दैट इज नोन एज योर वेव क्रस्ट. एंड जो उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज योर ट्रफ. ओके, वेव ट्रफ इसको बोला जाता है. इसके अलावा आप एक चीज और देख रहे हैं, आप इस वेव क्रस्ट से दूसरा वेव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वेव लेंथ इसको बोला जाता है. डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, जो भी दो क्रस्ट है उसके बीच की जो वेव लेंथ है उसको बोला जाता है वेव लेंथ.
ओके इसके अलावा अगर हम देखते हैं जैसे जैसे ये क्या करता है शोर के पास आता रहता है, उसमें क्या होता है कि जो घर्षण है वो बहुत ज्यादा मीन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है यही जो वेव्स आगे चल रही होती है हमारी बहुत दूर से आई होती है विंड के इन्फ्लुएंस में आकर, वो क्या करती है यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, दैट इज नोन एज ब्रेकिंग वेव गेन हाइट। अब क्या होता है इसमें क्या होता है जब ये किसी शोर से टकराती है तो इसमें क्या वेव टकराने के बाद क्या होता है इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, और इसका जो सर्कुलेशन जो थोड़ा सा गोल चल रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट चल रहा था, वो सर्कुलर ना होकर थोड़ा सा आपका लार्ज वे में हो जाता है। ओके और इसमें क्या होता है जो टाइम जो उसके बीच का होता है उसको बोलते हैं इधर इतनी जो ऊंचाई हो जाती है, इसका जो ये क्रेस्ट है इसका जो ऊंचाई इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा इन कंपैरेटिव जो आपके बीच में होता है, मतलब जो आपके सेंटर में जब वेव्स मूव कर रही हैं इन कंपैरिजन जो कि शोर पे आ गया उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा घट जाता है। सो दिस इज नोन एज योर वेव्स, और ये वेव ब्रेक बेसिकली आपका जो वहां पर होता है जहां पर वाटर जो होता है शैलो हो जाता है। ओके मतलब पानी पानी यहाँ पर आते आते धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेव्स के ही साथ हमने आपने कभी वर्ड सुना होगा सुनामी का। ओके सुनामी, सुनामी जो है बेसिकली आपका वेव्स के फॉर्म में ही सामने दिखते हैं, बट इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। सुनामी का मेन रीजन तो पहले से बताया कि आपका जो वेव्स है बेसिकली वो आपका किस वजह से चलता है, आपके वेव्स बनते हैं वो आपके बनते हैं प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से, जो भी विंड उस पर से संचरण कर रही है आपकी ओशन सरफेस पे उसकी वजह से आपके जो वेव्स है वो फ्लोट करते हैं। लेकिन सुनामी जो है वो आपका अर्थक्वेक की वजह से आता है, जब बहुत डीप इनसाइड में जो आपका जो लैंड पार्ट है इस जैसे कि लाइक इसी पिक्चर को देख ले, इस डीप में कहीं पर अर्थक्वेक हुआ मींस कोई अर्थ जो है क्रैक हुई, तो अर्थ क्रैक होने की वजह से क्या होता है ये ब्रेक होता है और सडन क्या होता है पानी जो है बहुत जोर से उछाल मारता है। ओके बहुत सडन ऊपर उठता है, जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं दिस इज टू पिक्चर, देयर इज टू पिक्चर जिसमें कि ये नॉर्मल वेव्स की बात हो रही है, और ये पिक्चर है जिसमें कि आपका सुनामी शो कर रहा है। ओके तो इसमें देखिए बेसिक डिफरेंस ये होता है, पहला नंबर तो ये है इसका अपर मोस्ट लेयर, इसमें अगर इफेक्ट की बात करें तो वेव्स में आपका जो इफेक्ट होता है वो आपका होता है अपर मोस्ट लेयर अफेक्टेड होती है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो अपर मोस्ट लेयर का होता है। इसके अलावा इसमें जो आपका सुनामी है, सुनामी में इसका एंटायर वाटर आपका जो एंटायर वाटर जो कॉलम होगा मतलब क्या है पूरा डीप तक इसका जो वाटर है वो पूरा इन्फ्लुएंस होता है इसमें, क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है वो नीचे डीप इनसाइड है, मतलब क्या है कि आपके जो डीप लैंड सरफेस है उस पर आया है, तो फिर आपका जो एंटायर वाटर कॉलम होगा इससे डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है जो बताया आपको कि कॉज्ड बाय विंड्स and tsunami caused by large displacement of water। इसमें क्या है जो वाटर है वो लार्ज एरिया तक डिस्प्लेस हो जाता है ड्यू टू योर अर्थक्वेक। ओके नेक्स्ट अगर हम वेवलेंथ की बात करें कि इसका जो वेवलेंथ है इन दोनों में कुछ कंपैरिजन कुछ डिफरेंस तो होगा ही वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ आप देखें तो इसमें जो वेवलेंथ की जो हाइट हम देखते हैं वो जनरली फीट में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सुनामीज में हाइट देखें तो माइल्स तक कैलकुलेट की जाती है, मतलब फीट में बहुत जनरली बहुत रेयर ही आपको दिखेगा, वो माइल्स तक इसकी जो हाइट है वो ऊपर तक पहुंच जाती है। इसके अलावा स्पीड अगर देखें, स्पीड जो है वो 50 मीटर पर आवर होती है, लेकिन अगर इसका क्या नाम है आपके जो सुनामीज है इसकी 500 मीटर पर आवर होती है। ओके ये इसकी स्पीड होती है, तो इतना एरिया ये कवर कर लेती है इतनी स्पीड में, तो ये कह सकते हो। और इसके अलावा ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं देखिए कॉल्ड डीप वाटर वेव्स, डीप वाटर वेव्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो वेव्स होती है उसका जो सर्कुलेशन होता है वाटर का वो नीचे तक इन्फ्लुएंस करता है और बहुत कम होता है, और उसके अलावा जो वाटर क्योंकि नीचे तक पूरा प्रभावित नहीं होता है इसलिए दैट इसको हम डीप वेव वाटर वेव्स बोलते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने बताया आपको वाटर डिस्प्लेस हो जाता है तो फाइनली जो आपको वाटर है वो नीचे तक वाटर को मतलब जो आपका जो वेव्स है वो नीचे तक डिपेंड क्या नाम है अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको शैलो वाटर वेव्स बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वाटर को डिस्प्लेस करने के बाद जो वाटर बचा उसको नीचे तक मतलब छिछला पानी बन जाता है, मतलब बहुत कम पानी रह जाता है जिसमें कि अगेन जो वेव्स रहती है वो बहुत हाइट में बनती है। ओके सो दिस इज
योर सुनामी एंड वेव, जो डिफरेंस मेन आता है। तो अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी एक तरह से आप डिजास्टर के फॉर्म में देख सकते हैं। वेव इज नॉट डिजास्टरस बट सुनामी इज अ डिजास्टर थिंग। ओके, अब क्योंकि आप बता रहे हैं क्योंकि अर्थक्वेक है, तो अगर एग्जांपल लें इंडिया में अभी रिसेंटली, जैसे जापान में तो ये सुनामी है वो जनरली आती रहती है। ओके, क्योंकि वो एकदम ऐसे एरिया में है जहां पर अर्थक्वेक्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि वहां पर आपका रिंग ऑफ फायर है आपके जापान के पास में, तो जिसकी वजह से क्या अर्थक्वेक वहां बहुत फ्रीक्वेंट है, मीन्स आते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि जो जापान है उसने सुनामी से बचने के लिए कुछ एक मेजर अपने मतलब एक बिल्ड कर लिया है, जैसे कि उसने वॉल्स तैयार कर ली हैं। उस वॉल्स की वजह से क्या होता है, जो पानी है वो कोस्टल एरिया तक ही रह जाता है, वो उसके कंट्री के इनसाइड नहीं आ पाता, पानी के अंदर कंट्री के अंदर नहीं आता, या आता भी है तो बहुत कम वाटर पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है जो ओशन जो आपका सुनामी है उसकी हाइट सबसे ज्यादा आपके मतलब जो सुनामी है उसका जो आपकी जो वेवलेंथ बनती है वो एक एज अ वॉल तैयार होती है, मीन्स बहुत ऊंची कुछ माइल्स तक इसकी जो वेवलेंथ तैयार होती है, उतने ऊंचे इसको इसी वजह से क्या सी वॉल भी बोला जाता है, क्योंकि एक तरह से दीवार सी बन जाती है और वो एकदम मोटे से मतलब ये कह सकते हो कि बहुत हाई वेवलेंथ के साथ क्या करते हैं ये किसी एरिया को अफेक्ट करते हैं, किसी भी लैंड पार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो इंडिया में अगर एग्जांपल देखें तो 2004 में एक सुनामी आया था, दिसंबर 2004 में, जिसने कि आपका जो अंडमान निकोबार, जो कि सुमात्रा से जनरेट हुआ था, सुमात्रा इंडोनेशिया से, और सुमात्रा से जनरेट होने के बाद ये अंडमान आइलैंड तक इसका इन्फ्लुएंस दिखा था। और इसके बाद अगर अफेक्टेड एरियाज देखें तो हमारा जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, ये सब एरिया भी इससे इन्फ्लुएंस हुए थे, इससे बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ था। जो लैंड था उसका तो बहुत सारा हार्श हुआ ही, साथ में जो लोग हैं वो भी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास लोगों को मतलब लोग इफेक्ट हुए थे, इससे डेथ हुई थी। तो दैट इज योर सुनामी। ओके, तो ये सारा आपका सुनामी से रिलेटेड चीजें थी। नाउ कम टू योर वेव से रिलेटेड चीजें थी। अब नाउ कम टू योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ओशन इज टाइड। ओके, तो टाइड क्या होता है? Tide is your rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide। तो ये क्या है कि एक रिदमिक होता है, मतलब बहुत ही आराम से कभी जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊंचा जाता है और बहुत थोड़ी देर बाद कुछ वाटर लेवल इसका बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है। ओके, इसके अलावा ये दिन भर में मीन्स एक दिन में 2 बार होता है। ऑलमोस्ट इसका जो टाइमिंग है वो 12 घंटे का होता है, मतलब 12 आवर्स के बीच में ये 2 बार ऐसा चीज होती है। ओके, तो ये है दैट इज नोन एज योर टाइड। ओके, अब आता है टाइड 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज योर हाई टाइड एंड सेकेंड इज योर लो टाइड। ओके, अब हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होते क्या है? बेसिकली हाई टाइड्स होता है वो होता है जो कि वाटर कवर करता है मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। अब क्या होता है कि जैसे लाइक आपका ये जो, जैसे इसको मान लीजिए कि आपका शोर है। ओके, अब ये शोर है, इसके अलावा एक शोर हम इस तरफ देख लेते हैं। ओके ओके, नाउ अगर हम देखते हैं हाई टाइड्स की अगर बात करते हैं तो हाई टाइड्स में क्या होता है कि जो वाटर है वो इतने लेवल तक उठ जाता है कि जो शोर का काफी एरिया तक यहाँ कवर करने लगे। तो कई बार देखेंगे कि इसके जो वेव्स होती है वो आपके जो वॉल, मतलब ये कह सकते हो कि जो हाईएस्ट शोर एरिया होता है उसके बाहर भी आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे मतलब कुछ वॉल्स बना दिए जाते हैं, लेकिन कई बार वो हाई टाइड्स की वजह से जो वेव्स होती है वो वॉल के बाहर भी आती हैं। इसके अलावा अगर लो टाइड्स देखें तो लो टाइड्स में क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो इतना ज्यादा नीचे तक गिर जाता है कि शोर से मतलब जो आपका इसका जो जहां पर सैंड डिपोजिशन होता है उससे भी पीछे हट जाता है। ये कह सकते हो काफी अंदर तक इसके जाया जा सकता है, इतने लेवल तक इसका पानी नीचे हो जाता है। ओके, सो अगर डिफाइन करना चाहें तो व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल इज नोन एज हाई टाइड्स। एंड लो टाइड्स की बात करें व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीव्स फ्रॉम द शोर, शोर से बहुत पीछे हट जाता है तो उसको बोला जाता है लो टाइड। ओके, अब हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स बेसिकली होते क्यों है? जैसे कि मैंने पहले बताया, ग्रेविटेशन ऑफ द सन एंड द मून। जिसे कि आराम से इस पिक्चर से समझा जाता है। जो नेक्स्ट पिक्चर है, दिस इज योर टाइड, जो कि 2 तरह की टाइड इसमें विजिबल है। फर्स्ट इज योर स्प्रिंग टाइड एंड सेकंड इज योर नीक टाइड।
ओके, अब स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस जो है वो है आपका स्प्रिंग टाइड बेसिकली आते हैं तब जब आपका जो मून है वो फुल मून होता है। ओके, अब फुल मून के टाइम में क्या होता है कि आपका जो सन है वो आपके इस तरफ है, मान लीजिए आपके सामने पड़ रहा है, और सन के बीचों बीच आपका जो है सन एंड मून के बीचों बीच आपका क्या है? अर्थ है। ओके, तो जब सन और अर्थ की दोनों तरफ से फोर्स पड़ते हैं, ओके, सन और जो अर्थ है दोनों तरफ से फोर्स डालते हैं, तब क्या होता है कि जो टाइड्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। तो इस तरह से दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स आमने मतलब एक स्टीथ में, एक डायरेक्शन में है, मीन्स एक सीक्वेंस से बन जाती है, एक डायरेक्शन में आपका जो सन है एंड मून है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो टाइड्स है वो सबसे ज्यादा हाई आते हैं, क्योंकि जब वाटर का जो ग्रेविटेशन, मतलब वाटर को दोनों की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, आपका जो मून है और सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इतना स्पीड में खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो टाइड्स है बहुत ज्यादा हाई आते हैं। तो जहां से वाटर खींचा जाता है उसके इस तरफ, मतलब जो उसका अपोजिट एरिया है, उधर क्या होता है, जो टाइड्स है वो लो टाइड्स शो करते हैं। और इसका जो दिस साइड, जो जिस तरफ आपका जो सन और मून जो है आपका एक सीध में है, उस एरिया में क्या होता है आपका जो टाइड्स है वो आपके हाई टाइड शो करते हैं। बेसिकली ये होता है कब? जब आपका फुल मून शो करता है और आपका न्यू मून होता है। ऐसा तभी होता है जब आपका फुल मून और न्यू मून होता है, तभी आपका जो सन है और जो आपका मून है वो आपका एक सीध में आ जाता है और अर्थ उसके बीचों बीच आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज नीप टाइड्स। नीप टाइड्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर एंड हाफ क्वार्टर की बात हो रही है, जिसमें कि जब आपका जो मून है वो क्वार्टर फॉर्म में दिखता है। ओके, ये कह सकते हो 1/4 पार्ट जब आपका मून का दिखता है तब ये एरिया बनता है। अब इसमें क्या आ जाता है कि इस समय क्या हुआ, आपका जो मून है वो इस तरह से सन के 90 डिग्री एंगल पर है, मतलब राइट एंगल साइड पर है। आप देख रहे हैं राइट एंगल साइड पर आपका ये आपका 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल साइड पर आपका मून है। अब राइट एंगल होने की वजह से क्या होता है, जो सन का जो ग्रेविटेशन है वो मून के ग्रेविटेशन को मिनिमाइज कर देता है। ओके, मतलब ये कह सकते हो कैंसिल कर देता है, ऑलमोस्ट कैंसिल कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस बीच में क्या होता है, ना ही बहुत ज्यादा हाई टाइड्स आते हैं और ना ही बहुत ज्यादा लो टाइड्स रहते हैं। मतलब जिस साइड में आप देख रहे हैं कि इधर जिधर मून है, मतलब इससे क्या होता है, जो टाइड्स, जो लो टाइड्स की बात हो रही है वो ना ही बहुत ज्यादा लो होते हैं, और जो हाई टाइड्स की बात होती है मीन इसमें भी हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं, बट कंपैरेटिवली जो कि स्प्रिंग टाइड्स के टाइम पर आ रहा है वो कंपैरेटिवली क्या होता है कि जो लो टाइड्स है नॉट सो लो, एंड हाई टाइड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। सो दैट इज ऑल अबाउट योर टाइड्स। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। Okay, now last and third important circulation is your current. Okay, एक चीज और इसमें रह गई है, what is the importance of tides? Important जो tides है उसका कुछ importance आप देखने को मिलते हैं, या कहते हैं कुछ advantages हैं हमारी लाइफ में। फर्स्ट तो ये है कि ये हेल्प इन नेविगेशन। क्या करता है इसमें? दिस इज योर एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है? हेल्प इन नेविगेशन, मतलब क्या करता है, जब आप कोई भी शिप नेविगेट कर रही है, कोई भी शिप कोई चल रही है अगर ओशन के अंदर, तो क्या करता है, किसी भी बोट को या किसी भी शिप को वो हार्बर तक लाने तक बहुत आसानी से उसको हार्बर तक पहुंचा देता है हाई टाइड। ओके, और साथ ही हाई टाइड के टाइम पर एक फायदा और होता है जो कि करता है हेल्प इन फिशिंग। हेल्प इन फिशिंग इन द फॉर्म कि क्या होता है कि इसमें हाई टाइड की जैसे क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो पानी है वो शोर तक आ जाता है, वो आपके कोस्टल एरिया के काफी नजदीक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो फिशेस हैं वो काफी नजदीक हो जाती हैं आपके लैंड पार्ट के, जिससे क्या होता है वहां से फिशेस को कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा थर्ड इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और आज के टाइम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आप अभी 8th क्लास में से पढ़ेंगे, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो बात हो रही है, मतलब क्या है कि जिससे टाइडल एनर्जी की इसको बोला जाता है। तो वी कैन प्रोड्यूस टाइडल एनर्जी, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें मिलती है। तो अगर देखा जाए तो आपकी जो जितनी भी रिचेस्ट कंट्री है, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, इनमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने ये टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करी है। इसके अलावा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो आपके, वो है हेल्प इन क्लीनिंग माउथ्स ऑफ द रिवर।
आपको पता है जितनी भी रिवर्स है वो सारी आपकी फ्लो होके कहाँ आती है, ओशन में गिरती है। ओके, तो अब जो रिवर्स फ्लो होकर ओशन में गिरती है उसका एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो आपकी लैंड पार्ट से आ रही है, और लैंड पार्ट से आपका क्या करते हैं, आप जनरली देखते हैं कि हमारे जो हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे घर का चाहे कूड़ा है चाहे वो इंडस्ट्रीज का कूड़ा है, क्या करते हैं हम रिवर्स में डंप कर देते हैं, क्योंकि वही एक सोर्स है जो कि हमारे जो लैंड पार्ट से किसी भी क्या नाम है गार्बेज को हटा सकता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि वहां से डिस्प्लेस करने का एक सिंपल मेथड हमारे लिए है कि हम यहाँ से वाटर को में फ्लो कर दे, और वाटर के थ्रू क्या होता है वो सारे जो इतने गार्बेजेस होते हैं वो क्या करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से तो इसका हाइट जो रिवर्स की हाइट है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है, लेकिन जैसे जैसे ये डेल्टा के पास मतलब ऐसे एरिया में आते हैं जो लो लाइंग एरिया है, तो लो लाइंग एरिया में क्या होता है इनका जो स्पीड हो वाटर की कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जितना भी कूड़ा हमने यहाँ फेंका होता है वो सारा आके इसी किनारे डंप हो जाता है। ओके, तो इस किनारे डंप होने की वजह से क्या होता है ये एरिया पूरी कह सकते हो कि वेस्ट मटेरियल से पूरा भरा रहता है ये एरिया। तो इस समय पे क्या होता है कि आप जब आपकी जो लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स की वजह से क्या होता है जो कूड़ा आपके इसके जो माउथ ऑफ रिवर रहता है उसके पास जो जमा रहता है वो क्या करता है उसे अपने साथ फ्लोट करके अपने ओशन के अंदर इनसाइड लेके चला जाता है। और आपको पता है ओशन इज वेरी लार्ज, मतलब इवन ये कहो कि अगर ये जो कूड़ा हम डंप कर रहे हैं ओशन में भी डंप करना इज नॉट द गुड थिंग, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे गार्बेजेस है जिनका की वो जमीन में नहीं घुलते, डिकम्पोज नहीं होते, जैसे कि हमारा प्लास्टिक हो गया। तो प्लास्टिक जो है चाहे वो ओशन में हो चाहे वो रिवर्स में हो वो हमेशा पॉल्यूटेड ही होता है। तो वी ट्राई टू कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जो आपका पॉलिथीन है या फिर आपकी जो प्लास्टिक थिंग्स है उन्हें मिनिमम यूज किया जाए, या उसे रीयूज ऐसा किया जाए कि उसको हमें फेंकना ही ना पड़े। ओके, क्योंकि आपको पता है कि वो डिग्रेड नहीं हो सकता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता वो आपका। ओके, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जो माउथ ऑफ रिवर की बात कर रहे हैं, रिवर हुगली जो है आपकी कैलकाटा के पास, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैलकाटा के पास रिवर हुगली जो है इससे टाइड्स के आने से बहुत ज्यादा क्लीन हो जाती है। इसके अलावा इंग्लैंड में थेम्स रिवर है एक, जो थेम्स रिवर की वजह से, थेम्स रिवर का भी सेम प्रॉब्लम है, तो थेम्स रिवर भी आपके जो टाइड्स की वजह से उधर वो एरिया क्लीन हो जाता है। ओके, नाउ करंट्स। तो करंट्स जो हम देख रहे हैं तो करंट्स का अगर डिफाइन करें तो करंट्स are stream of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold. Okay, तो जो ocean currents है वो क्या होता है कि definite direction में लगातार move कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आता है कि ये ocean currents move क्यों करते हैं, और बेसिकली आपको दो current टाइप के currents मिलते हैं, फर्स्ट इज योर वार्म करंट एंड सेकेंड इज योर कोल्ड करंट। तो ये जो करंट है वो आखिर मूव क्यों करते हैं, आपका जो क्वेश्चन अराइज होता है। फर्स्ट जो रीजन है causes of the ocean currents is first is the shape of the earth, shape of the continents। जो आपकी कॉन्टिनेंट्स है आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है, कोई एस शेप में है, कोई मतलब अलग अलग इनके जो आप देखेंगे कि मार्जिन जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज योर शेप ऑफ कॉन्टिनेंट। तो इसकी वजह से भी क्या होता है आपके जो करंट्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट इज वेरिंग टेम्परेचर। वेरी टेम्परेचर की वजह से आपको पता है कि जब टेम्परेचर जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और जो तो उससे क्या होता है कि वहाँ का जो पानी है वो उसका जो लेवल है वो राइज मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा इन कंपैरिजन, जहाँ पर वाटर जो है कोल्ड होगा, जिस जगह का वाटर कोल्ड होगा वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा आपका लो होगा। तो उसमें क्या होता है जो करंट्स हैं क्या करती है, क्योंकि जो वो कोल्ड करंट्स है वो हैवी होती है, तो क्या करती है जो लो मतलब जो आपकी हाई टेम्परेचर वाली करंट्स है या कह सकते हो हॉट करंट्स जो होती है, वार्म करंट्स जो होती है, उन्हें वो पुश करती हैं, इस तरह से एक सर्कुलेशन सा क्रिएट कर देती हैं। अब हाई करंट्स क्या होती है अपर जाती है, फिर अगेन वो फ्लो करती है कोल्ड करंट्स की तरह, फिर कोल्ड करंट्स दोबारा इसे डिप में जाती है, अगेन इस तरह से एक सर्कुलेशन चलता रहता है। तो वेरिंग टेम्परेचर इस तरह से इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा सेम चीज आकर होती है जब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं बिटवीन सैलिनिटी, सॉरी डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी। अब डिफरेंस इन डेंसिटी आपका बेसिकली डिपेंड करता है आपकी सैलिनिटी पे, किसी एरिया का वाटर कितना सलाइन है, जितना वाटर सलाइन होगा उसका जो डेंसिटी है वाटर की उतनी ज्यादा होगी, और जिधर का वाटर सलाइन कम होगा वहां का डेंसिटी उतना ही कम होगा। ओके, इसके अलावा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसे इम्पैक्ट डालती है आपको, आप एक पिक्चर में देखिए, दिस इज
पिक्चर ऑफ योर ओशन करंट्स। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ओशन, मैंने जो बताया रोटेशन, दैट इज नोन एज रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपकी ये ओशन करंट्स हैं, आप देख रहे हैं इसमें जो एरो देख रहे हैं वो आप एक एरो देख रहे हैं इस तरफ से, फिर दोबारा यहीं से एक एरो चल रहा है इस तरफ, अगेन इस तरफ से जा रहा है। तो ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर हो गया, जिससे कि इसमें देख रहे हैं। तो 0 डिग्री इज योर इक्वेटर, और उसके अपर साइड में दैट इज योर नॉर्थ, एंड सेकंड लोअर साइड में इज योर साउथ। तो आप जब इसमें देख रहे हैं कि आपकी जो वेव्स है इस तरह से जो चल रही हैं, दिस इज, आप देख रहे हैं इसमें जो वेव्स है ये कौन से में है, क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है। जैसे आपको देखा आपकी जो घड़ी है वो भी इसी तरह से मूव करती है, ओके, 1 बजाती है, 2 बजाती है, 3 बजाती है, इस तरह से क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट है। तो यहाँ पर भी आप ओशन जो ये करंट देख रहे हैं क्लॉकवाइज मूव कर रही है, लेकिन यही सेम चीज जो साउथ में अगर आते हैं तो आप देख रहे हैं जो वेव्स है वो इस तरह से, इसका जो एरो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, अभी जरा इसमें क्या देख रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में यही मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, जिसको कि आप फैरेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है। इसको हम फैरेल्स लॉ भी इसको कहते हैं, और बेसिकली ये चीज यही है जिसमें कि क्या होता है, नदर्न जो हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आपका जो ओशन करंट्स है वो मूव करती हैं। सो ये जो करंट्स का जो रीजन था, ये कॉजेस थे, ये सारे थे। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आपका जो करंट्स हैं वो किस किस तरह से हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपके वी हैव 2 टाइप्स ऑफ करंट्स, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। तो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स इंपैक्ट किससे होता है, ये कहते हैं कि वार्म करंट्स कोल्ड बनते कैसे हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 0 डिग्री आपका इक्वेटर है, ओके, इक्वेटर के अलावा आप देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री तक आपका जो ये आपका 23.5 डिग्री क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 डिग्री अगेन साउथ में अगर हम चले जाते हैं तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका सन है वो आपका क्या होता है, इसी बीच में मूव करता है। मतलब क्या है कि जो आपका जब आपका जो अर्थ रोटेट करता है एंड रेवोल्यूट करता है, तो इसमें क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, आपका जो सन है उसका जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ कहाँ तक रहता है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो सन का जो रेज है वो सबसे ज्यादा पड़ती है। मतलब क्या है कि कुछ 6 महीने जो हमारा सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, और 6 महीने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाई करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर है वो कह सकते हो कि सारा साल जो ये जो सन रेज है उसको मिलती है। तब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है वो हमेशा क्या होता है, उधर का जो ओशन होता है वो हमेशा वार्म ओशन करंट को शो करता है, क्योंकि यहाँ पर सारा साल भर जो सन रेज पहुंच रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो जिस एरिया में सन रेज ज्यादा नहीं पहुंच रही हैं वो है आपका नदर्न पोल एंड सदर्न पोल। तो नदर्न पोल एंड सदर्न पोल में जो आपकी ओशंस चलेंगी वो जनरली आपकी कैसी होंगी, कोल्ड करंट्स होंगी आपकी, ओके, कोल्ड करंट्स होती हैं। अब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कोल्ड करंट्स क्या करती हैं, आपके वार्म करंट्स के एरिया में जाती हैं, और वार्म करंट अगेन कोल्ड करंट के एरिया में जाती हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है चलता रहता है, और इससे क्या जो सर्कुलेशन है वाटर का वो होता रहता है। तो अगर हम देखें तो इन ओशन का जो क्या नाम है, ये जो करंट्स है इनका इम्पैक्ट पड़ता है आपके आसपास के एरिया पे भी। जैसे कि हम लैंड की बात करें तो जैसे आपकी ये जो एरिया है गल्फ स्ट्रीम वाला, जो गल्फ स्ट्रीम एक दिख रही है, दैट इज ऑल्सो योर करंट। तो जो नेम दे रखा है दैट इज कैनारी करंट, बेंगुएला करंट, मोजाम्बिक करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट। बट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, दैट इज वार्म करंट एंड कैनारी इज कोल्ड करंट। तो सिंपल एक अंदाजा में एक चीज अगर देखें तो जो वार्म करंट्स होती हैं, आपको पता है कि वार्म करंट में जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां पर वाटर को कलेक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ओके। तो जहां से वार्म करंट फ्लो कर रही है, ये तो पता है कि आपको वो एरिया जो लैंड सरफेस है वो एरिया गर्म होगा, साथ ही साथ वो एरिया ज्यादा से ज्यादा वाटर भी पाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन भी सबसे ज्यादा, क्योंकि वार्म करंट में वाटर को इवापोरेट करने की क्षमता ज्यादा होती है, और वाटर इवापोरेट करने की वजह से जो आपका जो भी एरिया वार्म करंट के इन्फ्लुएंस में आएगा उसमें जो
रेनफॉल होगी वो अच्छे लेवल की होगी, बट जो एरिया आपके कोल्ड करंट के इन्फ्लुएंस में आ रहा है उस एरिया में रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी भी क्लाउड का फॉर्मेशन कर सके। तो जिसकी वजह से ये कह सकते हो कि आपका मोस्ट ऑफ द और ये एरिया बेसिकली आपके डेजर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी हमारे डेजर्ट है ज्यादातर वो आपके किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया अटाकामा डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, आपका इंडिया का थार डेजर्ट हो गया। तो इस तरह के इस तरफ आपका हो गया विक्टोरिया, आई थिंक विक्टोरिया डेजर्ट है। तो इस तरह के जो जितने भी डेजर्ट है वो जनरली आप साउथ में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए पेरू हो गया यहाँ पर कोल्ड करंट, ऐसे बेंगुएला करंट हो गई जो कोल्ड करंट हो गया, ऐसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट हो गई। तो इस तरह से जो आपका ओशन करंट है वो आपके लैंड पार्ट पर इम्पैक्ट डालते हैं, उसको वार्म एंड ठंडा रखते हैं, उसके साथ साथ रेनफॉल का भी इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा एक चीज और आती है जहां पर ये करंट मीट करती है, मतलब कौन सी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट जहां पर मीट करती है वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, फॉग बनता है, मतलब थिक फॉग बनता है। और जब वो जहां पर थिक फॉग बनेगा वहां पर क्या होता है कि आपकी जो फिशिंग होता है, फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा बन जाता है। इसकी वजह से ये कह सकते हो कि वहां पर जो फिश का जो मतलब फिशेस बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं, या फिशेस का जो नंबर ऑफ फिशेस वहां पर बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। तो ये कह सकते हो कि वो बेस्ट प्लेस होता है जहां पर जैसे आपको उस एरिया से अगर आपको फिशिंग करना है, किसी एरिया को फिश कनेक्ट करना है, तो आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें वर्ल्ड में, तो जो भी एरिया जैसे लाइक आपका ये हो गया लैब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर मीट कर रही है, तो इस एरिया को बोला जाता है द ग्रैंड बैंक ऑफ कैनेडा। ओके, इसे ग्रैंड बैंक का नाम दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा फिशिंग ग्राउंड रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बहुत अच्छे मात्रा में क्वांटिटी में आपको फिशेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सेम है आपका जापान के पास ओयाशियो कोल्ड करंट एंड क्यूरोशियो जो वार्म करंट है वो मीट कर रही है। अगेन सेम यहाँ पर ऐसे ही माहौल बनता है। ऐसे ही यहाँ पर नॉर्वेजियन देखिए, नॉर्थ अटलांटिक करंट और नॉर्वेजियन करंट जो है अगेन यहाँ पर इसी तरह से आपको फिशेस देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ये इसका इम्पैक्ट है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। सो आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।